हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका सिंप्लीफाई द साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बेटा जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट का नाम सुनते ही सबके ऐसे हवाइयाँ उड़ गई होंगी कि भाई क्या पढ़ाने वाले हैं। लेकिन बहुत ईजी टॉपिक है, समझेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा और मेरी गारंटी है कि मैं बहुत ईजी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मोल क्या बेटा जी, मोल एक यूनिट है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एक दर्जन होता है तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। एक दर्जन के अंदर कितने कुर्सियां होती हैं, तो आप बोलोगे भी 12 होती हैं। एक दर्जन के अंदर कितने टेबल होते हैं, तो आप बोलोगे 12 होते हैं। बोलोगे एक दर्जन के अंदर कितनी बाल्टियां होती हैं, बोलोगे हाँ भैया हाँ 12 होते हैं। अब आगे बढ़ो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई। तो जैसे एक दर्जन में हर एक चीज क्या होती है, 12 होती है, वैसे एक मोल के अंदर हर एक चीज कितनी होती है, नंबर थोड़ा सा बड़ा है, कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। अब ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसकी पावर से लगा सकते हो, 10⁻23। यानी इसको लिख सकते हैं भाई 6,022,000,000,000 और 0। ठीक है भाई, यानी 10 जीरो आगे लगा दिए तो ये नंबर इतना बड़ा है। तो अगर मैं कहता हूँ भाई जैसे मैं एक दर्जन में किसी भी चीज को 12 बताता हूँ, वैसे एक मोल के अंदर कोई भी चीज कितनी होंगी भाई, इतनी होंगी। एक मोल के अंदर कितनी कुर्सियां होंगी, इतनी। एक मोल के अंदर कितने केले होंगे, इतने। एक मोल के अंदर कितनी मेजें होंगी, यानी कि कुर्सियां, सॉरी मेजें क्या मतलब टेबल्स होंगे, कितनी होंगी बेटा, इतनी होंगी। क्लियर है। अब ये नंबर इतना बड़ा क्यों लिया गया, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि चेयर कुर्सी बहुत बड़ी बड़ी होती है, इनका नंबर छोटा ही रखना पड़ता है हमें। ठीक है, लेकिन जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, और ये बहुत छोटे होने की वजह से नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए 1 मोल के अंदर हमने ये जो नंबर लिया है वो इतना बड़ा है। अब ये नंबर आया कहाँ से, तो इसकी कहानी हम सुनते हैं, चलिए भाई देखें। तो 1 मोल का मतलब क्या, जरा समझते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। यहाँ पर एंटिटीज का मतलब है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है भाई, यानी इसका मतलब है 1 मोल की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हो भाई एक मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर उतने ही एटम्स, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे जितने की एटम्स होते हैं 12 ग्राम कार्बन के अंदर। मैं दोबारा बोल देता हूं, 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन के एटम्स होंगे उतनी ही एंटिटीज 1 मोल के अंदर भी होंगी। अब हम निकालेंगे 12 ग्राम के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं, 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं। अब ये निकालना ही बहुत ही आसान है। अब मैं आपसे बोलता हूँ भाई एक जो हमारा आम है, मान लेते हैं हम आम के नंबर निकालते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो एक आम है वो एक आम कितने का है, 250 ग्राम का। 250 मतलब 250 ग्राम का, यानी एक पाव का है। अब मुझे 1 किलो आम लेने हैं, तो आप बताइए भाई 1 किलो आम के अंदर कितने आम आएंगे, नंबर ऑफ आम, मैं लिखता हूं नंबर ऑफ आम इन 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने आम आएंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा टोटल मास। क्या लिखते हैं बोलो बेटा, टोटल मास ऑफ आम का हम टोटल मास लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे भाई, मास ऑफ 1 आम, एक आम के मास से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल आम का मास टोटल कितना है बेटा, तो आम का मास टोटल है भाई हमारा 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। एक आम का मास कितना है बेटा 250, डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना निकल कर आ गया भाई, 4 आम निकल कर आ गया। तो 1 किलोग्राम के अंदर 4 आम होते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें निकालना है 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं, यानी 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन के एटम्स होंगे 1 मोल के अंदर उतनी ही क्या होंगी, 1 मोल के अंदर उतनी ही एंटिटीज होंगी। ठीक है, यानी कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो उसके अंदर उतनी ही एंटिटीज होंगी जितना 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के एटम्स हैं। तो चलिए भी समझते हैं। तो नंबर ऑफ, अब आम की जगह क्या लिख लेंगे, कार्बन, और 12 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की जगह 12 ग्राम कर देंगे, सिंपल। टोटल मास ऑफ आम की जगह टोटल मास ऑफ कार्बन कर देंगे, और मास ऑफ 1 आम की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब टोटल मास बताइए बेटा, तो टोटल मास जो है कार्बन का टोटल मास कितना है, 12 ग्राम। क्लियर है भाई, कार्बन का टोटल मास 12 ग्राम है, और एक कार्बन एटम का मास कितना होता है हमारा 12 U। ठीक है, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 U, ये 12 U एक कार्बन एटम का मास होता है। तो 12 U को हम लिख सकते हैं 12 × 1 U। अब 1 U का मतलब क्या होता है, तो एक U के अंदर कितने ग्राम होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए, इसलिए U को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
12u को हम लिख सकते हैं 12 इंटू में 1u, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1u का मतलब क्या होता है, 1u का मतलब होता है 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है। तो यहाँ पर 12 से क्या होगा बेटा, 12 से हमारा 12 कट जाएगा। तो 12 से 12 कटने के बाद हमारे पास एक नंबर आएगा क्या बेटा जी, 12 से 12 कटने के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा भाई 1 डिवाइडेड बाय 1.66056 इंटू में 10 टू द पावर -24, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब मैं इस 66056 को लगभग 1.67 भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। और इस नंबर को अगर मैं सॉल्व करूंगा, यानी इस नंबर का अगर मैं रेसिप्रोकल निकालूंगा तो निकल कर आएगा 6.022 इंटू में 10 टू द पावर 24 निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है। यानी 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। तो 1 मोल के अंदर भी कितनी एंटिटीज होंगी, इतनी एंटिटीज होंगी, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा भाई मुझे 1 मोल बनाना चाहिए, मुझे 1 मोल केले चाहिए, तो मैं कितने केले लेके आऊंगा, इतने केले, क्लियर है। अगर मैं बोलता हूं मुझे 1 मोल कुर्सियां चाहिए तो मैं कितनी कुर्सियां लेकर आऊंगा, इतनी या फिर इतनी। समझ में आ गया नहीं आ गया। होप सब बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब ये जो नंबर यहाँ पर आया है, इस नंबर को एवोगैड्रो ने इजाद किया था, एवोगैड्रो ने इसका आविष्कार किया था, तो उसी के नाम पर हम इसका नाम रख देते हैं एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रोस कांस्टेंट। अभी एवोगैड्रो नंबर है लेकिन उसका फोन नंबर नहीं, कहीं कॉल बनाने लग जाओ इतने बड़े नंबर पर, बात समझ में आ रही है, तो डायल नहीं करेगा। तो भाई अगला क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय। अब इतने बड़े नंबर को बार बार लिखकर हम हो जाएंगे भैया बहुत परेशान, तो हम परेशान ना हो इसलिए इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, एन ए से। तो जहां कहीं भी एन ए लिखा हुआ है उसका मतलब ये इतना बड़ा सा नंबर है, क्लियर है। तो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन और इसके नीचे छोटा सा एक कैपिटल ए लगाएंगे। समझ में आगे नहीं आ गया। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया, कोई भी चीज अगर 1 मोल होगी तो उसके अंदर इतनी एंटिटीज होंगी। एंटिटीज मतलब एटम आयन या फिर मॉलिक्यूल। अगर मैं कहता हूँ 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स हैं, मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसका मतलब मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम हैं, मेरे पास इतने ऑक्सीजन एटम्स हैं, क्लियर है। यानी Na ऑक्सीजन एटम्स हैं, Na ऑक्सीजन एटम्स हैं। अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो मेरे पास ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेरे पास इतने ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आ गया नहीं आ गया। इसको हम Na मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। अब चलो इसके ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत आसान बनाया है, ठीक है भाई। हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो मोल को डजन से कंपेयर करने वाले हैं, यानी मोल को दर्जन से कंपेयर करने वाले हैं। जैसे एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज होती हैं, वैसे ही दर्जन के अंदर कितनी एंटिटीज होती हैं, 12 एंटिटीज होती हैं, ठीक है। अब मैंने बोला भाई 3 दर्जन मुझे साइकिल्स गिवन। साइकिल आपको समझ में आ रहा होगा, बात समझ में आ रही है। साइकिल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से मान लेते हैं साइकिल है, ठीक है भाई। साइकिल के अंदर कितने पहिए होते हैं सबको पता होगा, 2 पहिए होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो साइकिल के अंदर मान लेते हैं यहाँ पर 2 पहिए, इस तरीके से इसका हैंडल है, ठीक है भाई। मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। कितनी शानदार साइकिल बनी है, देख रहे होगे, ठीक है भाई। चलिए इसकी चेन भी बना डालते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस तरीके से बन गई। तो साइकिल के अंदर 2 पहिए, एक हैंडल है, एक सीट है, बाकी सारा आपको पता ही है। तो 3 दर्जन साइकिल दी हुई है। अब हमें निकालनी है साइकिल का नंबर। 3 दर्जन के अंदर कितनी साइकिल होंगी, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 दर्जन के अंदर कितनी साइकिल होती है। तो हर किसी के अंदर मैंने लिख लिया भाई कि 1 दर्जन के अंदर 12 साइकिल तो होंगी। कितने दर्जन है भाई, 3 दर्जन है, तो 3 दर्जन के अंदर इतनी साइकिल होंगी। बात समझ में आ रही है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ साइकिल तो मैंने हर जगह निकाल लिया, बात समझ में आ रही है भाई। 3 दर्जन के अंदर कितनी साइकिल निकल कर आने वाली है, 3 दर्जन के अंदर, 1 दर्जन के अंदर 12 साइकिल है, 3 दर्जन के अंदर कितनी होंगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 12 3 बोलो बेटा जी 36, यानी 36 इसका आंसर आ गया। अब मेरे से पूछा गया बताओ 3 दर्जन के अंदर या 3 दर्जन साइकिल के अंदर कितने पहिए हैं, यानी व्हील्स है। अब सिंपल सी बात है, एक 3 दर्जन के अंदर साइकिल तो इतनी है, अब पहिए कितने होंगे। अब एक साइकिल में 2 पहिए हैं तो साइकिल के नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। बात समझ में आ रही है। एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं तो इतनी साइकिल्स के अंदर कितने पहिए होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना निकल कर आएगा, 72 निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली हैंडल्स कितने होते हैं बेटा। अब सिंपल सी बात है कि टोटल साइकिल कितनी है मेरे पास, टोटल साइकिल भैया इतनी है, और एक साइकिल में एक हैंडल होता है तो इतनी साइकिल में कितने हैंडल होंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे 36। होप सब बच्चों को समझ में आ गया। बहुत ही छठी क्लास का एकदम क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सेम चीज हम यहाँ पर भी करने वाले, ध्यान देना। सबसे पहले मुझे बताओ 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। मुझे 3 मोल H2O मॉलिक्यूल्स गिवन है। अब H2O मॉलिक्यूल कैसे होता है जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो H2O मॉलिक्यूल के अंदर आप देख पा रहे होगे H2O, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, क्या बेटा जी,
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और उसके ऊपर एक ऑक्सीजन बैठा हुआ है, उसके ऊपर बेचारा एक ऑक्सीजन बैठा हुआ है। तो ये भी एक तरीके की साइकिल ही है, बात समझ में आ रही है? ये भी एक तरीके की साइकिल है, इसको हमने साइकिल मान लिया जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ बोला गया 3 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आर गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो भाई एक मोल के अंदर कितने H2O मॉलिक्यूल होते हैं? भाई इतने होते हैं। तो सभी को पहले Na ले लोगे, ठीक है? सब इतने तो होंगे ही ना भाई, बात समझ में आ रही है? अब ये जो H2O मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन एटम है, इसी के अंदर ऑक्सीजन है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसी के अंदर प्रोटॉन है, इसी के अंदर न्यूट्रॉन्स है। क्लियर है? हमें यहाँ पर 3 मोल के अंदर कितने H2O मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है भाई? कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है? कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे H2O मॉलिक्यूल के अंदर, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है? ये सारी चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर H2O मॉलिक्यूल अगर 1 मोल होता तो कितने होते भाई? Na होते। कितने होते बेटा? Na होते, ठीक है? कितने मोल है भाई? ये 3 मोल है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो भाई बाकी सब जो होंगे कम से कम 3 मोल तो होंगे, है ना भाई? बाकी सब चीजें कम से कम 3 मोल तो होंगे ही ना भाई। अब हम आ देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो सबसे पहले मुझे बताइए भाई, एक मॉलिक्यूल के अंदर वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, H2O का जो एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने बेटा? इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 हाइड्रोजन है, एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 हाइड्रोजन के एटम है तो इतने H2O मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरा, एक H2O के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? तो एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन एटम होता है। एक H2O के अंदर एक ऑक्सीजन, 2 H2O के अंदर 2 ऑक्सीजन, 3 H2O के अंदर 3 ऑक्सीजन, यानी जितने H2O उतने ही ऑक्सीजन। क्लियर है भाई? तो भाई जितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही हमारे ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ठीक है भाई? ये हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया, दोनों का नंबर बराबर होना चाहिए। अभी कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर निकालनी है। 3 मोल H2O के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? चलो भाई ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताओ भाई, एक H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जितना एटम का एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, कितने हाइड्रोजन है? 2। एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है भाई? एक ही ऑक्सीजन है। अगर सबको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे। 2 जमा में 8 बराबर आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यानी एक H2O के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 2 H2O के अंदर 20, 3 H2O के अंदर 30। वैसे ही हम क्या करेंगे भाई, H2O कितने हैं? इतने H2O हैं, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है भाई? एक H2O के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इतने। अब बारी आती है प्रोटॉन्स की। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बारी आती है न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन वाले केस में हम थोड़ा समझ कर चलेंगे बेटा। देखो भाई, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। ऑक्सीजन के अंदर क्या बेटा? ऑक्सीजन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन्स, और 8 ही इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। यानी ओवरऑल अगर मैं मिलाऊं तो न्यूट्रॉन कहां मिलेंगे? हाइड्रोजन के अंदर तो 0 न्यूट्रॉन्स हैं, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, प्लस ऑक्सीजन के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 8। तो भाई एक H2O के अंदर टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। तो इतने H2O में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरीके से मैं निकाल लिया भाई H2O मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब 3 मोल H2O के अंदर कितने H2O मॉलिक्यूल होंगे, कितने हाइड्रोजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। अब आपको Na की वैल्यू पुट करनी है और इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल लेना। चलिए भाई अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 2.5 मोल्स ऑफ कार्बोनेट, इसे हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन आर गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ। तो हमें किस का नंबर फाइंड करना है? हमें कार्बोनेट आयंस का नंबर फाइंड करना है कि 2.5 मोल कार्बोनेट आयंस में कितने कार्बोनेट आयंस होंगे। ठीक है भाई, 2.5 मोल कार्बोनेट आयंस में कितने कार्बन एटम होंगे, कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो चलिए भाई सबसे पहले बेसिक सी बात भाई, सबसे पहले अगर ये 1 मोल होते तो एटलीस्ट इनके नंबर क्या होते? Na होते। अभी कितने बेटा? अभी ये सभी 2.5 तो हैं, तो
तो सब 2.5 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, बात समझ में आ रही है, सबको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक मोल के अंदर कार्बोनेट आयन कितने होंगे, इतने, 2.5 के अंदर और कितने होंगे भाई, इतने। तो कार्बोनेट आयन तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस निकल कर आ गए। अब मुझे निकालना है कार्बन एटम। तो एक कार्बोनेट के अंदर एक कार्बन है, दो कार्बोनेट आयन के अंदर दो कार्बन होंगे, तीन कार्बोनेट के अंदर तीन कार्बन होंगे, और चार कार्बोनेट आयंस के अंदर चार कार्बन होंगे। यानी कहने का मतलब जितने कार्बोनेट आयंस उतने ही कार्बन। तो कार्बोनेट आयन जितने उतने ही कार्बन, सिंपल, दोनों बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन एटम्स की बारी। एक कार्बोनेट के अंदर तीन ऑक्सीजन होते हैं। एक कार्बोनेट के अंदर कितने ऑक्सीजन है बेटा जी, यहाँ पर O3, तीन ऑक्सीजन है, बात समझ में आ गई ना कि। तो इतने कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन, तो इतने कार्बोनेट में कितने, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अब हमें निकालना होगा एक कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको समझते हैं। तो कार्बोनेट मतलब CO3 2-, तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। जमा में एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, इसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में 2- भी है, 2- का मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लियर है। तो अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 6 8 3 24, जमा में 2, और जो निकल कर आएगा 32 निकल कर आएगा। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सी बात है, एक कार्बोनेट के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने कार्बोनेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 32 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स हैं, ये बात गलत होगी। बिकॉज क्या बेटा जी, यहाँ पर अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वैसे दोनों बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रल एटम के अंदर या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, इसके ऊपर 2- है, क्लियर है। तो भाई 2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए थे, अगर मैं वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हटा दूं तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे बेटा, बोलो बेटा 30 हो जाएंगे, क्लियर है। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन, 3 ऑक्सीजन, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2- का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स नहीं, इसलिए 2 यहां से हटा दिया, तो आंसर आएगा बेटा हमारा 30, क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया भाई, कि एक कार्बोनेट के अंदर 30 प्रोटॉन्स हैं, एक कार्बोनेट आयन के अंदर 30 प्रोटॉन, तो इतने कार्बोनेट आयन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, बात समझ में आ रही है। फिलहाल के लिए आपको यही समझना है, बाकी कहानी में आगे बताऊंगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या रिश्ता है, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन्स फिलहाल उतने ही न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए भाई आगे चलेंगे अभी फिलहाल के लिए हम, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन करा दिया, मोल कॉन्सेप्ट को किस तरीके से मास से रिलेट करेंगे, वॉल्यूम से रिलेट करेंगे, चलो आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, आगे जाने से पहले एक और क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, लिखा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स और 3.011 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा अलग है। पहले हमें मोल्स गिवन होते थे और मोल से हमें नंबर निकालना होता था, अब थोड़ा उल्टा आ गया, अब हमें मोल निकालने हैं और हमें नंबर गिवन है, ठीक है भाई। अब सिंपल सी बात है, 6.022 into 10 to the power 23 का तो मतलब क्या होता है, 1 मोल। इसका मतलब अगर किसी का भी नंबर इतना है तो वो कितना होगा, बोलो बेटा 1 मोल होगा। अब ये जो नीचे नंबर है वो क्या है, वो नंबर इसका आधा है। अगर ये नंबर इसका आधा है तो ये कितने मोल होंगे बेटा, आधा मोल होंगे। तो सिंपल सा हिसाब लगा लिया। लेकिन बाई चांस समझ लो, अगर आपको बोला जाता है, आपको ये नंबर ना देकर कोई भी एक रैंडम नंबर दे दिया, n नंबर दे दिया, और आपसे बोला गया कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन n नंबर ऑफ एंटिटी, ठीक है भाई। एंटिटीज का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल, ठीक, कुछ भी हो सकता है। आपको बोला गया कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, किसमें, नंबर ऑफ फाइंड करो अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस का कितना नंबर है भाई, आयंस का नंबर n है, क्या बेटा n है। चलो फाइंड कर लेते हैं। अब मुझे पता है Na के अंदर कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। Na के अंदर 1 मोल है, ठीक है भाई। यानी कहने का मतलब अगर कोई भी एटम या फिर आयंस कितने होंगे भाई, अगर एंटिटीज कितनी होती है, बोलो बेटा, अगर एंटिटीज नंबर में Na होती हैं तो मोल कितने होंगे, 1 मोल। अगर ये एंटिटीज 1 हुई तो यानी किसी एक एंटिटी के लिए मोल कितने होंगे, 1/n। यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, Na एंटिटीज में 1 मोल होती है तो 1 एंटिटी में कितना होगा, 1/Na मोल्स होंगे, 1/Na मोल्स होंगे। तो बताओ n एंटिटीज अगर हुई, एंटिटीज मतलब समझ जाना एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। तो n एंटिटीज में
कितने मोल्स होंगे, तो 1/Na इंटू में n। ये मैं छठी क्लास का गणित लगा रहा हूँ, छठी क्लास का मैथ्स लगा रहा हूँ, बहुत ही आसान है। यानी n एंटिटीज के अंदर इतने मोल्स होते हैं, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे n एंटिटीज के अंदर कितने निकल कर आए, n/Na। इसको हम लिख सकते हैं भाई n/Na मोल्स, ठीक है। अब ये जो निकल कर आया बेटा, क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n एंटिटीज। यानी कोई भी अगर एंटिटीज कितनी होती है, n होती है, ठीक है भाई, तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे वो निकालेंगे n डिवाइडेड बाय n, ठीक है भाई। यानी अगर हमें किसी के भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, अगर मुझे किसी के भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लेते हैं n दे रखे हैं, ठीक है, और उसको अगर मैं n से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास उसके नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर n का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। पुट करोगे, n की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं हम आगे हमारे टॉपिक की तरफ। चलो बेटा हम समझते हैं कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का मास कितना होता है। तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस के मास को हम बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं बोलो बेटा जी, मोलर मास बोलते हैं। तो मोलर मास का मतलब क्या निकल कर आया, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर मास। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो उसके मास को हम मोलर मास बोलते हैं। तो मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम के मोलर मास का मतलब क्या है, ऑक्सीजन एटम के मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब एक मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं भाई, इतने ऑक्सीजन एटम है। तो हम ये भी कह सकते हैं मास ऑफ इतने नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझ में आ गया नहीं आ गया भाई। अब ऑक्सीजन के इतने सारे एटम्स का मास कितना होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे भाई यहाँ पर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम और उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास। 1 मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का मास, क्लियर है। अब इतने सारे ऑक्सीजन एटम्स का मास हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात, एक ऑक्सीजन एटम के मास को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास हम किस में लिखेंगे बोलो बेटा, ग्राम में लिखेंगे। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास वैसे कितना होता है भाई, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16U। अभी ग्राम में नहीं लिखा है, बाद में लिख देंगे। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास इतना है और हमें इतने ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है। अब 16U को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं बोलो बेटा, पहले भी बताया था 1.67 × 10⁻24, क्लियर है। और ये नंबर इधर, अब ध्यान देना भाई 6.022 × 10⁻23 जो है, अगर उसको मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान देना भाई, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आप लोगों को कि 6.022 × 10⁻23 कब आया था, जब इस वैल्यू को मैंने रेसिप्रोकल किया था। तो 6.022 × 10⁻23 को मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये नंबर और ये नंबर क्या सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, काट देंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ 16 बचेगा। ये वाला मास हमने ग्राम में लिख लिया था, यानी अब जो मास आना था वो ग्राम में आना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास आएगा वो 16 ग्राम। और ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार कैसे भाई, एटॉमिक मास यानी ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है 16U, और ऑक्सीजन के इतने सारे एटम्स का मास कितना है 16 ग्राम। यानी सिर्फ किसका फर्क है, यूनिट का फर्क है। किसका फर्क है बोलो बेटा, यूनिट का फर्क है। नंबर तो सेम ही आया है। समझ में आ गया। तो एक एटम का मास 16U, इतने सारे एटम्स का मास यानी 1 मोल एटम्स का मास 16 ग्राम। बहुत ही आसान। यानी मोलर मास जो होता है वो एटॉमिक मास के ही बराबर है। कैसा, न्यूमेरिकली मोलर मास एटॉमिक मास के नंबर के ही बराबर होता है। बस यूनिट जो है यू से बदलकर ग्राम लगा दी जाती है, ध्यान रखना। और ग्राम बड़ी यूनिट है और यू बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है। यू हम कब यूज करते हैं, एक एटम एक मॉलिक्यूल के मास के लिए, और ग्राम हम कब यूज करते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स के मास के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन एटम का भी मास निकालूं, अगर मैं नाइट्रोजन का भी मोलर मास निकालूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 14 ग्राम निकल कर आएगा। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14U होता है, ठीक है। तो 14U यहाँ पर नाइट्रोजन के एक एटम का मास है, और 14 ग्राम यहाँ पर नाइट्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास है, या फिर 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास है। समझ आ गया नहीं आ गया। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14U, यहाँ पर नाइट्रोजन के एक एटम का मास है,
और 14 ग्राम यहाँ पर नाइट्रोजन के इतने एटम्स का मास है या 1 मोल एटम्स का मास है। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ले लूं N2 तो इसका भी मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास होगा 28 ग्राम। समझ आ गया नहीं आ गया? तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द N2 इज इक्वल टू 28U। तो 28U यहाँ पर नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास है और 28 ग्राम यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के, नाइट्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स का मास है या 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। सिमिलरली यहाँ पर हमने ऑक्सीजन एटम का भी क्या निकाला, मोलर मास निकाला, वो 16U निकल कर आया। और ऑक्सीजन का ही, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर मैंने मोलर मास निकाला तो 32 ग्राम निकल कर आया। ठीक है भाई, आप इस तरीके से अगर कैलकुलेट करोगे ना तो सबके आंसर ग्राम में यही आएंगे। क्लियर है? यानी कहने का मतलब मोलर मास और एटॉमिक मास, मोलर मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों न्यूमेरिकली बराबर होते हैं, बस यूनिट का फर्क आ जाता है। यू से हटकर क्या लग जाएगा, ग्राम लग जाएगा। होप आप बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, बेटा कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बड़े प्यारे प्यारे आप ही की तरह। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड मोलर मास ऑफ, तो हमें इनके मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोलर मास का मतलब है 1 मोल किसी भी चीज का मास। तो H, तो मैंने पहले बताया था भाई मोलर मास जो होते हैं वो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की तरह होते हैं, बट U की जगह में ग्राम लगाना होता है। तो बहुत सिंपल सी बात, H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई, 18U होता है। ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब एक H2O मॉलिक्यूल का मास 18U होगा, लेकिन मोलर मास का मतलब क्या है, 6.022 into 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल का मास या 1 मोल H2O मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 18 U हटाकर ग्राम लगा देना है। सिमिलरली ये हमारा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा भाई, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास तो 180U होता है, लेकिन क्या है हमें मोलर मास निकालना है, इसलिए इसमें हमने ग्राम लगा दिया। तो ये निकल कर आ गया बेटा, जैसे हम U हटा के ग्राम लगाते हैं तो 180 ग्राम का मतलब है 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास। अब 1 मोल मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। एक कार्बन का मोलर मास कितना होता है भाई, एक कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम, सिंपल। एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बोलो बेटा, 16 ग्राम। कितने ऑक्सीजन एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया बेटा, टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 44 ग्राम निकल कर आ गया। ठीक है भाई, अगला है हमारा कैल्शियम एटम का मास। कैल्शियम एटम का मोलर मास यानी 1 मोल कैल्शियम एटम का मास वैसे तो ये 40U होता है, अगर इसका एटॉमिक मास निकालें तो, यानी एक एटम, एक कैल्शियम के एटम का मास 40U होता है, लेकिन हमें निकालना है 1 मोल कैल्शियम एटम का मास, यानी 6.022 into 10 to the power 23 कैल्शियम एटम्स का मास। तो ये कितना निकल कर आएगा बोलो बेटा, ये निकल कर आएगा 40 ग्राम। समझ आ गया नहीं आ गया? अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए भाई, यूनिट ऑफ मोलर मास, तो मोलर मास की जो यूनिट होती है बेटा क्या होती है, वो ग्राम होती है, लेकिन ये ग्राम ग्राम बोले जा रहे हैं। अब ग्राम है क्या, ग्राम 1 मोल का मास है, और अगर ग्राम 1 मोल का मास है फिलहाल के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं ग्राम पर मोल। तो मोलर मास की यूनिट हमेशा याद रखना क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल से साफ साफ पता लगता है कि जो मास निकाला जा रहा है वो 1 मोल का निकाला जा रहा है। ठीक है, ग्राम पर मोल, ग्राम ऑफ, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल, ग्राम पर मोल। समझ आ गई नहीं आ गया? तो चलिए बेटा जी अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला 1 मोल एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास, यानी इनका मोलर मास निकाला। अब हमें बोला जाएगा मास फाइंड करो 2 मोल H2O का, 0.5 मोल्स C6H12O6 यानी ग्लूकोज का, 0.5 मोल ग्लूकोज का, और 3 मोल कार्बोनेट आयन का। तो चलिए भाई निकालना शुरू करते हैं सॉल्यूशन इनका। सबसे पहले बताओ भाई 1 मोल H2O का मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो 2 मोल का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ गया बेटा, 36 ग्राम आ गया। वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या बोला भाई, ग्लूकोज दे रखा है, तो 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होता है, तो 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होता है, तो 0.5 मोल ग्लूकोज का कितना होगा, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल ग्लूकोज का मास इतना है, तो 0.5 मोल ग्लूकोज का मास कितना होगा, इतना होगा। आंसर कितना आएगा, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, और काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा बोलो बेटा, 180 का 90 ग्राम। समझ में आ गई नहीं आ गया? तीसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, तीसरा क्या है, अब निकालना 3 मोल कार्बोनेट आयन का मास। तो बताओ 1 मोल कार्बोनेट आयन का मास कितना होता है, तो कार्बन का मास है फिलहाल के लिए कितना, 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, टोटल जो मास निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा बेटा, जो भी निकल कर आएगा देख लेंगे। तो एक कार्बोनेट
1 मोल कार्बोनेट का मास इतना होता है, तो 3 मोल का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर हम निकालेंगे तो 12 आ जाए, 48 आ जाए, 16 की 48, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना निकल के आएगा भाई, 60 निकल कर आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया भाई, 6 18 यानी 180 ग्राम निकल कर आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने कॉमन बात ऑब्जर्व करी। वो कॉमन बात ऑब्जर्व क्या थी बेटा जी, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर देखो जरा ध्यान देना भी सारे बच्चे, कि जब भी हमें मास निकालना हुआ करता था, मास को हमने क्या लिख लिया, W। जो मास हमें निकालना है उसको मैंने W लिखा, ठीक है। तो मास कैसे निकालते हैं, जो भी मोल्स दे रखे हैं उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो फॉर्मूला था भाई। तो जब भी आपको बोला जाए फलाने ढिकाने या चमकाने मोल के अंदर, फलाने ढिकाने या चमकाने मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, बात समझ में आ रही है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो मास निकालने के लिए जो भी मोल्स गिवन है, ठीक है, उनके मोल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सभी के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया भाई? तो सिंपल सी बात है कि जब भी हमें मास निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसके मोलर मास को हम जितने मोल दे रखे हैं उनके मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी आगे से मैं पूछे इतने मोल के अंदर इसका कितना मास होगा, तो नंबर ऑफ मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मास निकाल लो, सिंपल सी बात। समझ में आ गई नहीं आ गया? अब यहाँ पर आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, तीसरे क्वेश्चन में बोला है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ उल्टा कर दिया। पहले क्या था, मास निकालने के लिए बोला था, मोल गिवन थे, अब उल्टा कर दिया, मोल तो गिवन है, सॉरी मास निकालना था, यहाँ पर मोल दिए हुए थे, अब यहाँ पर मोल निकालने होंगे, वहां पर मोल निकालने होंगे, मास दे रखा है। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फलाना ढिमकाना और चमकाना ग्राम ऑफ दिस दिस एंड दिस। समझ में आगे नहीं आ गया? तो मास दे रखे हैं इन सभी के, और पता करना है इनमें इनके कितने मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो बहुत ही सिंपल, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, जो भी मास दे रखा है उस मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है। W बराबर n गुणा में मोलर मास था, इसको बोल रहे थे वहां पे मोलर मास, और W मतलब जो मास गिवन होता है या फिर जो मास हमें निकालना होता है, कुछ भी। क्लियर है? बस ये मोलर मास नहीं है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला बन जाएगा, गिवन मास को लाकर मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो जो भी हमारा गिवन मास है, ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, बोलो बेटा जी, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात। समझ में आगे नहीं आ गया? तो चलिए भाई निकाल लेते हैं पहले वाले का आंसर। तो पहले वाले में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो भी मास दे रखा है 88, उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से, ठीक है भाई। मोलर मास कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमने निकाला था अभी, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना निकाला था, 44 ग्राम। तो 44 से काटेंगे तो कितना आंसर आएगा भाई, 2 आएगा, तो 2 मोल। 88 ग्राम में 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल होते हैं। अब इसके लिए मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, ये हम सिंपल में बता सकते हैं। कैसे, 44 ग्राम में 1 मोल है, या 1 मोल का मास 44 ग्राम है, तो 88 ग्राम 2 मोल का मास होगा, सिंपल। क्लियर है? तो बेटा ये छोटी छोटी बातों के लिए कैलकुलेशन नहीं किया करते, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं। तो चलिए आगे देखते हैं कितना दिमाग लगा पाते हैं। बताओ भाई, 36 ग्राम में 36 ग्राम पानी दे रखा है, इसमें कितने मोल होंगे, तो गिवन मास कितना भैया 36, मोलर मास कितना है H2 होगा 18, काटेंगे तो कितना आएगा, फिर दोबारा 2 मोल निकल कर आएंगे। ये भी कॉमन सेंस वाली तो बात है। 1 मोल H2 का मास 18 ग्राम है, तो 2 मोल का कितना हुआ 36 ग्राम। उल्टा भी बोल लो चाहे इसका, 18 ग्राम में 1 मोल होते हैं, तो 36 ग्राम में कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। क्लियर है? तो आगे से बेटा ध्यान रखना कहाँ पर आपको दिमाग लगाना और कहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। जहाँ दिमाग से काम हो जाता है वहां पर कैलकुलेशन करना बेवकूफ़ी होती है, टाइम की बर्बादी होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन एग्जाम में आए तो भाई लिख के ही करना पड़ेगा, मैम को थोड़ी आपके मन की बात पता लग जाएगी, है ना। चलिए भाई, अब इसका निकाल कर जल्दी से पाइए अपनी कॉपी और पेन के ऊपर, देखते हैं कितने बच्चे पहले निकाल पाते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और मेरे से पहले निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवाइड करो। गिवन मास कितना बेटा 18, मोलर मास कितना है इसका, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का मोलर मास निकाला है 180, तो इसको 180 से डिवाइड कर दिया, आंसर आएगा 18 से 18 कट गया 1/10 यानी 0.1 मोल। कितना निकल कर आ गया 0.1 मोल। तो होप आप सब बच्चों के सारी की सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, क्या कि जब भी मोल दे रखी हो और मास निकालना हो तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, और जब भी मास दे रखा हो, बात समझ में आ रही, जब भी हमें मास दे रखा हो, गिवन मास हो और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो उस गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करे, इनको एक बार देखना समझना और आगे करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अभी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए बेटा समझते हैं, कोई भी गैस अगर 1 मोल होती है तो उसका मास कितना होता है, सॉरी मास नहीं, अगर कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23। फिर हमने निकाला अगर कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो उसका मास कितना होगा, तो उसका मास उसके एटॉमिक या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जितना ही होगा, बस यूनिट को यू से हटाकर हम ग्राम कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई भी गैस 1 मोल होती है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पर होती है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। सिंपल सी बात है, कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो पहले हमने निकाला था 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, फिर निकाला 1 मोल के अंदर कितना मास है, फिर निकाला 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होगा। तो चलिए भाई, ऐसे वॉल्यूम को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। किसी भी 1 मोल चीज का मास क्या होगा, सॉरी किसी भी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मोलर वॉल्यूम होगा। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, देखिए भाई, तो मोलर वॉल्यूम को हम Vm से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, बात समझ में आ रही है, यानी किसी भी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है STP पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एक कंडीशन होती है जिसके अंदर टेम्परेचर को हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन रखा जाता है, प्रेशर को 1 atm या फिर 1.01 बार रखा जाएगा। क्लियर है। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर, ठीक है, जो हमारी गैसेस होती हैं, इस टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसी को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। अब ये होता कितना है जरा समझते हैं। तो इसके लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन का, बिकॉज आइडियल गैस की इक्वेशन ही मुझे गैसेस के प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और उसके टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताती है। यही इक्वेशन मुझे बताएगी कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर कितना होगा। क्लियर है। निकालना क्या बोलो बेटा, पहली बात तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। क्या होती है बोलो बेटा, PV = nRT, जहाँ P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। ठीक है भाई, वॉल्यूम मतलब जिस कंटेनर के अंदर उसको गैस को रखा गया उसका वॉल्यूम मान लेते हैं, या गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये गैस जो प्रेशर लगा रही है वो है, ये गैस का वॉल्यूम है, ये गैस के नंबर ऑफ मोल्स है, ये R है, R को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है पूरे यूनिवर्स के अंदर। T फॉर टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब हमें वॉल्यूम निकालना है गैस का, तो हम बाकी सारा सामान उधर ले जाएंगे। क्लियर है। अब मुझे मोल पता है कितने, बोलो बेटा, मोल 1 है। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है, सॉरी मोल 1 है, प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, STP इसे हम बोल सकते हैं भाई, कंडीशन लगाई हुई है STP में प्रेशर टेम्परेचर इतना होता है। R की वैल्यू कितनी लेनी है भाई यहाँ पर, तो R एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू होती है 0.0821 atm लीटर पर केल्विन पर मोल, ये इसकी यूनिट है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। मैं NPRT चारों की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ। NPRT की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास N की जगह 1 आ गया, R की जगह ये आ गया, T की जगह ये आ गया और P की जगह 1 atm आ गया। अगर इस सारी वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 22.4133 लीटर। क्या आएगा बोलो बेटा, लीटर में इसका आंसर आएगा, और इसको राउंड ऑफ करूंगा 1 डिजिट में तो आ जाएगा 22.4 लीटर। अगर इसको मिलीलीटर में लिखना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 22400 मिलीलीटर। ठीक है भाई, यानी 22400 ml। समझ में आ गया। तो यहां से मुझे ये बात समझ में आ गई भाई, अगर कोई भी गैस एनी गैस अगर वो 1 मोल है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर प्रेशर इतना है तो उसका वॉल्यूम हमेशा के लिए 22.4 लीटर ही होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, या कोई सी भी गैस हो, अगर वो 1 मोल है, कितनी बोलो बेटा, अगर वो 1 मोल है और उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, STP कंडीशन वाला है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर या 22400 मिलीलीटर ही होगा। होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ पर बोला गया है फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। यहाँ पर हमें गैसेस का वॉल्यूम फाइंड करना है STP कंडीशन पर। अब बताइए भाई, नाइट्रोजन का मोलर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का मोलर वॉल्यूम क्या होगा, 22.4।
ठीक है। या फिर मैं बोलता हूं ऑक्सीजन गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 22.4। चाहे कोई सी भी गैस ले आऊं उसका मोलर वॉल्यूम 22.4 ही रहेगा, बिकॉज मोलर वॉल्यूम जो होता है वो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है एसटीपी कंडीशंस पर, ठीक है भाई। और वो सभी का 22.4 रहता है, चाहे वो कोई सी भी गैस हो। लेकिन मोलर मास में ऐसा नहीं है, मोलर मास सबका अलग अलग है। ऑक्सीजन गैस का अलग, हाइड्रोजन गैस का अलग, नाइट्रोजन का अलग। ऑक्सीजन का 32, हाइड्रोजन का 2 ग्राम और नाइट्रोजन का 28 ग्राम, ठीक है। गैस की बात कर रहा हूँ O2 N2 और H2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मुझे निकालना भी 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पर कितना होता है, सिंपल 22.4। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। 1 मोल किसी भी गैस का मास एसटीपी पर क्या होता है, मोलर वॉल्यूम। और वो कितना है, कितना होता है 22.4, ठीक है। तो 1 मोल का कितना होता है बेटा, बोलो बेटा। 1 मोल का होता है 22.4। 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पर 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, इतना होता है। अब यहां बोला गया 2 मोल ऑक्सीजन गैस का निकालो, तो 2 मोल का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 मोल का निकालने के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। और 3 मोल का निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आंसर क्या निकल कर आएंगे, पहले का आंसर तो 22.4 ही निकल कर आया, दूसरे का आंसर क्या निकल कर आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा बोलो बेटा, 44.8 लीटर। तीसरे को अगर मैं 0.5 यानी 0.5 को 1/2 भी कहते हैं, तो ये आ जाएगा 11.1 लीटर, ठीक है, सॉरी 11.2 लीटर। और चौथा अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो चौथा कितना निकल कर आया था बोलो बेटा। तो फोर्थ का आंसर जल्दी बताओ मुझे फटाफट कॉपी में कैलकुलेट करके। तो 3 चौक यहाँ पर हो गया भाई 12 और 1 ये आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, यानी ये निकल के आया 67.2 लीटर। क्लियर है भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया, तो बहुत ही आसान था। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बात जान लेते हैं, देखना जरा। तो क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे निकालना क्या था भाई, वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। और मुझे क्या गिवन था, मोल्स गिवन थे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने क्या किया, वॉल्यूम निकालने के लिए मैं 22.4 को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। तो जो भी मोलर वॉल्यूम होगा उस मोलर वॉल्यूम को मैं नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि इतने मोल में किसी भी गैस के कितना वॉल्यूम है एसटीपी कंडीशन में, ठीक है भाई। तो अगर मुझे निकालना हो कि n मोल ऑफ या फिर किसी भी गैस के कितने वॉल्यूम होंगे n मोल के अंदर, या कोई भी गैस अगर मुझे n मोल गिवन है और मुझे पता करना है कि n मोल में से कितना वॉल्यूम होगा, तो इस n को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 से। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे लेके चलते हैं इस चीज को। अच्छा अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, अब मुझे क्या गिवन है, अब कुछ उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी। यहाँ पर वॉल्यूम पूछा था, मोल गिवन थे, या मोल पूछ लिए हैं गैस के एसटीपी पर, और क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। क्लियर है भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला यहीं से उठाएंगे, n बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर यहाँ क्या हो जाएंगे, V फॉर जो वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, यानी V फॉर जो भी वॉल्यूम आएगा या दिया होगा इसको हम लिख लेंगे गिवन वॉल्यूम, V फॉर गिवन वॉल्यूम। क्लियर है बेटा। और नीचे आएगा 22.4 का मतलब मोलर वॉल्यूम। क्लियर है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, V डिवाइडेड बाय 22.4। V का मतलब है यहाँ पर बेटा गिवन वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम हमें यहाँ पर दे रखा होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो नंबर ऑफ मोल्स हम इस तरीके से निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले वाले का क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एट एसटीपी, ठीक है। तो 22.4 लीटर ऑफ द ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस कितनी है 22.4 लीटर। तो कोई भी गैस एसटीपी वगैरह 22.4 लीटर होती है तो कितने मोल होती है भैया, 1 मोल। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी गैस अगर 22.4 लीटर है एसटीपी पर तो कितनी होगी, 1 मोल होगी, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया 1 मोल। चाहो तो इससे निकाल कर देख लो n। गिवन वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, आंसर कितना आ गया 1 मोल। कोई बात नहीं, जितना वेरीफाई करना है कर लो, आंसर सेम ही आएगा। अगला फिर हमें दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4, आंसर कितना आएगा काटने पर 2 मोल आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, डायरेक्टली पता करना था भाई। 22.4 लीटर का 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, तो 44.2 लीटर मतलब 2 मोल। और अगला वाला जल्दी से बता दो, इतने इंटेलिजेंट तो आप लोग हो ही, ठीक है, गधे तो नहीं हो, है ना। 67.2 लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हीलियम गैस के, तो
तो इतने लीटर में हीलियम गैस के कितने मोल होंगे? तो 62.7 कैसे निकालेंगे? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है? इतना। मोलर वॉल्यूम कितना होता है भैया? ये तो हमेशा फिक्स्ड है, काटेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3 मोल। तो होप आप बच्चों को ये समझ में आया होगा बहुत ही प्यार से, ठीक है। वॉल्यूम निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल को 22 पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालनी हो तो जो वॉल्यूम दे रखा है उसको 22.4 से डिवाइड करते हैं। बहुत ही सिंपल। अब चलो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझते हैं। तो चलिए बेटा समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब भी 1 मोल बोल दूं ना भाई कि 1 मोल कोई भी गैस दे रखी है, 1 मोल कुछ भी दे रखा है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 3 मतलब यहाँ पर निकल कर आते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। सबसे पहला मतलब कि अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बोला ये 1 मोल है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे भाई? इतने मॉलिक्यूल होंगे। उसका मास कितना होगा भाई? इतना मास होगा, और इसी को हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास भी कहते हैं। सिमिलरली एसटीपी कंडीशन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम होगा, इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। सिमिलरली अगर 1 मोल अगर मुझे ऑक्सीजन गैस गिवन है तो उसमें ऑक्सीजन गैस से कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे। बात समझ में आ रही है? और ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा? 32 ग्राम, जिसको हम ऑक्सीजन गैस का मोलर मास बोलेंगे। और ऑक्सीजन गैस का एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा, जिसको हम इसका मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। क्लियर है? अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या बेटा? इंटरेस्टिंग बात ये है कि 6.02 × 10⁻23 का मतलब भी क्या है? 1 मोल। इसका मतलब भी 1 मोल, इसका मतलब भी 1 मोल। इसका मतलब इन तीनों का जो वैल्यू है वो सेम है। यानी कहने का मतलब अगर मैं इतने मॉलिक्यूल बोलूं या इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बोलूं या इतने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बोलूं, एसटीपी कंडीशन पर इन तीनों का अमाउंट बराबर है। जैसे मैंने बोला था भाई कि मेरे को आम दे रखा है, यहाँ पर आम जैसा ही बनाओ, अगर इसका मास 250 ग्राम है, ठीक है, तो 2 आम का मास कितना होगा बोलो बेटा? तो 2 आम का जो मास होगा वो कितना होगा भाई? आधा किलो हो जाएगा। क्लियर है? और 4 आम का मास कितना होगा? तो 4 आम का मास जो होगा बेटा कितना हो जाएगा? बोलो बेटा जी, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो आपको मैं 1000 ग्राम बोलूं या 4 आम बोलूं, दोनों का अमाउंट तो बराबर है ना। अगर मैं 4 आम लूं या 1000 ग्राम आम लूं, दोनों का अमाउंट तो सेम रहने वाला है, मिलेगी तो बराबर क्वांटिटी ही ना। तो सिमिलरली जब मैं बोलता हूं कि मुझे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या मैं बोलूं मुझे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या फिर मैं बोलूं कि मुझे 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एसटीपी कंडीशन पर, तो इन तीनों केसेस में मुझे सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिसे हम 1 मोल भी कहते हैं। या मैं दुकान पर जाकर बोलूं कि मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, तो ये चारों आपस में बराबर है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, अगर मैं दुकान पर जाकर बोलूं मुझे 1 मोल ऑक्सीजन गैस दे दो, या मुझे Na मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस दे दो, या मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस दे दो, या बोलूं मुझे 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस दे दो एसटीपी पर, इन चारों ही केसेस में मुझे बराबर ऑक्सीजन गैस मिलेगी, इन चारों का अमाउंट बराबर होगा। होप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए और इंटरेस्टिंग बातों की तरफ चलते हैं।